थोड़ा सा बताइएगा कि आइंदा माली साल के बजट को आप किस तनाजुर में देखते हैं गुज़श्ता माली साल के बजट को देखते हुए। अगर मैं आगाज़ करूं तो मैं समझता हूं कि यार ये जो इस वक्त हमारे पास टाइम और ब्रीदिंग स्पेस है ना, ये पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी बात की है मैंने। देखिए 78 साल में पहली दफ़ा है कि कौम का जो मोराल है वो हाई पे है। पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है जिसमें हमने दुनिया को ये प्रूव किया है कि हम एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं जो रिस्ट्रेंट दिखाना जानते हैं और डिफेंस की जो डेप्थ है वो बनाना जानते हैं। अब अगर इस तरह की स्पेस अलॉन्ग विद एन IMF इंगेजमेंट जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, ये कभी भी नहीं पाकिस्तान को मिली। सो 3 चीज़ें, मोराल हाई है, दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस में आपने अपना नाम बेहतर और रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का आपका नैरेटिव बिका है, और तीसरी चीज़ यह है कि IMF की बैक पे एक मैक्रो स्टेबिलिटी है आपके पास। मैंने हमेशा कहा था कि जब $3.5 अरब के रिजर्व से फौरी तौर पे IMF से इंगेज करें, ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और उसने आपको जो मैक्रो स्टेबिलिटी दी है उसमें आप जाके अब बजट में फंडामेंटल काम कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 टेल विंड्स आपके पीछे हैं। अगर इसमें और ऐड करना चाहें तो चौथा है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें हैं वो नीची सतह पर हैं। आप सालाना की बुनियाद पर 8 से 10 अरब डॉलर बचा रहे हैं अपने इंपोर्ट बिल में, इसीलिए आपका जो बैरूनी खसारा है वो सरप्लस में आ गया है। अब मुझे बताएं, इससे अच्छा बैकड्रॉप आपको दिया नहीं जा सकता। लेकिन आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हर माह बढ़ती चली जा रही है। सही। सो देखिए उसको तो क्योंकि हुकूमत ने इस्तेमाल किया है इस चीज़ के लिए कि आपकी जो बिजली की कीमत है उसको 7 रुपये गिराया जाए, तो उन्होंने उसके फंड्स वहाँ इस्तेमाल कर लिए हैं और 78 रुपये तक ले गए हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को। अगर आप उसको उस ऐसे ही है। सो इसको इस तनाजुल में समझना चाहिए। सो इस बैकड्रॉप में मैक्रो स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा असर मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात किया करता था कि फ़ंड से इंगेज करें। अफरात ज़र जो सबसे बड़ा टैक्स है ना हसन, आपकी जेब में, मेरे इन सब कैमरामैन की जेब में, मेरी जेब पे, वो है कि कीमतें 5-7% बढ़ी हैं इस साल। अगर ये 20% बढ़ी होती तो ये टैक्स तो निकल जाता है इसमें से। सो सबसे बड़ा जो असर है वो ये है। दूसरा, आप देखिए रुपए की कीमत 278-80 के दरमियान रही है, स्टेबल रही है। सो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी जो है वो कम रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि बैरूनी जो हमारे ज़खायर हैं वो इस वक्त 11-12 अरब डॉलर पे चले गए हैं। तो ये बैकड्रॉप आपको कभी भी नहीं मिला। अब अगर ये फंडामेंटल काम नहीं करेंगे, IMF और इस स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे टू डू योर फंडामेंटल वर्क, और जो बजट है वो इस चीज़ की अक्कासी करना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल काम करने को आज तैयार हैं, जैसे कि आपने डिफेंस में किया है, जो कैपेबिलिटी बिल्ड की है। और आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डूएबल एक्चुअली, अगर आप करना चाहें तो। और लोकल डॉक्टर्स कैन डू द सर्जरी। IMF ने आपको ICU की टेबल से उठाकर, क्योंकि वो ICU का डॉक्टर है, ऑपरेटिंग थिएटर में ले आए हैं। अब ऑपरेट तो आपने खुद करना है इसको। खतार साहब, आप मुझे याद है कि जब इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट PDM 1 दौर था तो आपने उस टाइम ये एक बात बार बार कही थी, आपको फौरी तौर पे IMF की तरफ मूव करना चाहिए। और IMF जो बात कह रही है वो असल में वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह लगते हैं, ये आप ही के जुमले थे। तो उस वक्त ताखीर की हमने IMF जाने के लिए, उससे हमने कहा कि हम अपने पाँव पर खड़े दिखाई देते हैं। इसहाक डार साहब डटे रहे कि हमारी वो पोजीशन है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरकार जो आप पहले कह रहे थे वो बड़ी देर से गए और उससे नुकसान कितना हुआ। देखिए ना, एक तो लॉस होता है सबसे ज़्यादा कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो शाटर हो जाता है। तो जो एक इकॉनमी का लॉस है, पहले तो क्वांटिटेटिव टर्म्स के अलावा इस तरह समझना चाहिए। और फिर जो लोगों का डॉलराइजेशन का ट्रेंड है वो बढ़ जाता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है टू इन्वेस्ट इन द इकॉनमी वो कम हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ। फिर रुपए की कदर में हमें वीकनेस गिरावट देखने को मिली। फिर जो एक ज़माना था मई 2023 में जो अफरात ज़र थी वो 38% को हिट कर गई थी। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब डॉलर पे थे, जो एक माह की इंपोर्ट कवर भी नहीं दे रहे थे, जो कम से कम 3 माह होना चाहिए किसी मुल्क के पास। आज हम 2.5 माह पे खड़े हुए हैं। ठीक, तो ये सारा जो आपने, और फिर जो आप देखिए ये सारा आप
इस तरह तनाजुल मिले कि वो वक्त गुजर जाता है फिर जिसमें आपने रिकवरी करनी होती है, जिसको हम मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं, और उधर से फिर बिल्ड करना होता है इकोनॉमी को, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जी। और सो वो एक वक्त था, बहरहाल हम इंगेज किए, फिर एक हुकूमत आई पीडीएम के बाद जो जिसको आपने इंटरिम गवर्नमेंट में एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट आया, और उसके बाद फिर हुकूमत ने फौरी तौर पे एक ईएफएफ फैसिलिटी जिसमें से अब हम गुजर रहे हैं, और जिसने अब हसन मैं कहता हूँ, जब तब मैं कहता था कि आईएमएफ करना चाहिए था, आज मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल काम को ठीक करें। अब अगर ये स्पेस आया कर देंगे। सो मैं एक और आपको बात बताऊं जो कोई समझता नहीं है, पाकिस्तान ने आईएमएफ के 24 प्रोग्राम एंटर किए हैं। ऐसे ही है हसन, कभी भी आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है वो 2013-16 के अलावा कंप्लीट नहीं की है। सो ये भी याद रखें, अगर आईएमएफ का प्रिस्क्रिप्शन ठीक भी था, आपने उसको भी कंप्लीट नहीं किया। और हसन, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि उस वक्त की अथॉरिटीज़ के साथ 13-16 का प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान में एंकर किया था, और दैट वाज द ओनली एवर प्रोग्राम जो 78 साल में हमने लॉन्ग टर्म का बगैर हिकअप के कंप्लीट किया। 12 रिव्यूज़ हुए और हमने वो ख़त्म किया। अब पाकिस्तान की एक बहुत ही नादिर मौका है, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त मौका है। मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम जो हालात भी हैं, टेल विंड्स भी हैं। इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। अब अगर बजट फंडामेंटल नहीं होगा, अब अगर अगले 2 साल ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होंगे और इकॉनमी की जो सिमत है उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, जो फंडामेंटल्स पे बेस्ड है सारे सेक्टर्स में, प्रोडक्टिविटी, कंपेटिटिवनेस, प्राइवेटाइजेशन, ये अगर सारे काम अब नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स ठीक करना, रुख ठीक करना, प्रोडक्टिविटी में आना, अनप्रोडक्टिव सेक्टर से मुल्क को निकालना, और इस सब को करने के लिए एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल बिल्ड करना, और इन चीज़ों से निकल जाना कि ये कोई गेम चेंजर चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा मजाक में जब भी प्रेजेंट करता हूँ, जब पढ़ाता हूँ, तो कहता हूँ कि मैंने कोई ज़िंदगी में हार्ड वर्क और दुरुस्त इकोनॉमिक्स के अलावा कभी भी नहीं देखा कि कोई और गेम चेंजर हो दुनिया में। अब ये मुश्किल गेम चेंजर है। चीन ने भी 30-35 साल ग्रोथ ही की थी, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, 7% की, तो पॉवर्टी से लोगों को निकाला था। कोई गेम चेंजर नहीं इस्तेमाल। सर, आईएमएफ ने अभी जो मुतालबात हमारे सामने रखे, वापस चले गए उनका डेलीगेशन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनके मुतालबात पूरे करेंगे? खासतौर पर 11 शराइत, अगर हम 11 शराइत को बगौर जायज़ा लें, जहाँ से भी पकड़ें अशराफिया की गर्दन काबू आती है, अगर उस पर इंप्लीमेंट करें तो गरीब बंदे की गर्दन काबू आती है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आईएमएफ किस तरह काम करता है। देखिए, जब आईएमएफ के साथ आप इंगेज करते हैं तो तकरीबन 100% लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है। एक तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, राइट, ये एक मुल्क का प्रोग्राम है। इट इज़ सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द आईएमएफ। तो पहले तो इस प्रोग्राम की ओनरशिप, जैसे 13-16 में हमेशा कहता था, लेनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का प्रोग्राम है। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आईएमएफ चूँकि आईसीयू में आपको संभाल रहा होता है, तो उसने आपको शॉक थेरेपीज़ जो हैं वो देनी पड़ती हैं ताकि आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट्स ना हो, फिजिकल भी और करंट का। ये दो ही है ना कि आपके पास जो लोकल पैसे हैं वो इतने हों कि आपका बहुत ज़्यादा मालियाती खसारा ना बढ़ रहा हो, और बैरूनी खसारा तो संभल जाए ताकि आप रिजर्व्स का बिल्डअप जो है वो कर सकें। ठीक, ये दो मेन चीज़। पाकिस्तान के प्रोग्राम में कंडीशनैलिटी ज़्यादा इसलिए भी आती हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक पूरा एनर्जी सेक्टर है। नॉर्मली एनर्जी सेक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि उसका जो बोझ है मालियाती खसारे पे इतना बड़ा नहीं होता जितना पाकिस्तान के केस में है। और आईएमएफ की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है किसमें, एनर्जी में। वो एडीबी या वर्ल्ड बैंक को यूज़ करते हैं। जब मैं निगोशिएट करता था पाकिस्तान की साइड से, तो जो एनर्जी का सेक्शन था वो मुझे एडीबी से निगोशिएट करना पड़ता था या वर्ल्ड बैंक से, बिकॉज आईएमएफ उन पे रिलाई करता था, अपने भी उनके लोग हैं। बट ज़्यादा चूँकि हमारा उनके साथ इंगेजमेंट रही है पिछले 30-40 साल से, तो एक तो ये, सो हमारी इसलिए कंडीशनैलिटी ज़्यादा आती हैं। अब आईएमएफ की ऑपरेशन की जो लाए अमल है इज़ द फॉलोइंग। पाकिस्तान एक क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरे करता है कि क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया कि फॉर एग्जांपल कि जब 30 जून ख़त्म होगा तो पाकिस्तान का
जो रिजर्व्स है स्टेट बैंक के वो कितने होंगे, तो उन्होंने कहा हुआ है 13.9 अरब डॉलर होंगे। ठीक है, ये एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। फिर एक इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं कि वो इंडिकेटिव होते हैं कि ये आपने इस चीज करने हैं, कब उसके टारगेट टास्क। आप जो 11 का जिक्र कर रहे हैं वो हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जिनकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। ठीक, अब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो स्ट्रक्चरल इन नेचर होते हैं। मसलन जो 11 का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा इसमें ये होता है कि अगर आईएमएफ ने आपको पहले कुछ दिए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, वो आपने पूरे कर दिए फॉर एग्जांपल, तो फिर नए तो देने हैं, बिकॉज उन्होंने तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट 3 साल की करनी है। सो लोग कहते हैं ले देखें ना जी नई कंडीशनैलिटीज आ गई, फिर वो कैसे छोड़ दें। अब मसलन इसको आसानी से हम समझते हैं, एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कि जो इस दफ़ा का बजट आप देंगे 2025-26 का, वो उन फ्रेमवर्क में देंगे जो आपने आईएमएफ के साथ तय किया। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, आप उसी में देंगे ना, आप उस फ्रेमवर्क से बाहर तो नहीं जा सकते। उस फ्रेमवर्क में देंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा।